everyone and very good morning. I welcome you all to the All India Speed Test Discussion ST number 12. लास्ट ST हमने 11 नंबर करी थी. आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी. देखो एनालिसिस है तो हमें सिर्फ मेन पॉइंट्स पकड़ के देखने हैं कि हमें उन्हीं पे फोकस करना है. ये नहीं कि हम अब उसको एकदम क्लास की तरह पढ़ रहे हैं. एनालिसिस शुड बी वेरी रिगरस. और आप लोगों में से कई लोग एनालिसिस ऑलरेडी करके बैठे भी होंगे. अगर नहीं करके बैठे देन दिस सेशन इज फॉर यू ऑल. और जिन्होंने अभी तक अगर एसटी भी नहीं दी है तो वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे देख के समझ सकते हैं. तो सिर्फ पॉइंट्स और ग्रामेटिकल बेसिस पे हम इसको लेकर के एकदम सटीक तरीके से डिस्कशन करेंगे. तैयार हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं with the first part of the question, that is question number 26 to 30. You have to choose the alternative which best fills in the blanks in the given sentences both contextually and grammatically. सबसे पहला क्वेश्चन ही किसका हो गया? fill in the blanks का. सिंगल ब्लैंक है, आराम से करेंगे. एक तरीके से ये कहीं ना कहीं सेंटेंस कंप्लीशन के सेंस में भी यूज होता है. ठीक है, क्या लिखा हुआ है पहले ये समझो. Since science is about measurable and repeatable phenomena, हालांकि बताया गया कि साइंस जो है एक किस बारे में होती है? मेजरेबल और रिपीटेबल प्रोसेस. फेनोमेना इज द प्रोसेस. रिपीटेबल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होते हैं? ऑल एक्सपेरिमेंट्स मे नॉट बी अप टू द मिनट. तो अब ये फेनोमेना के बाद ऑल से अगर कॉमा के बाद नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी सी कनेक्टिविटी क्या बैठ रही है? बिल्कुल बैठ रही है, क्योंकि जहां पे सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो अप टू द मिनट तो अप टू द टाइम तो हो नहीं सकते. करेक्ट है. एवरी फेल्ड एक्सपेरिमेंट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. और क्योंकि रेपिटेबल फेनोमेना है तो हर एक एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं चाहे वो फेल ही हो गया हो वो लर्निंग एक्सपीरियंस भी है. ओके, साइंस से रिलेटेड है. वन वर्ड्स ऑफ द साइंस ऑफ योर लाइफ. लो, वन यानी कि कोई पर्सन की बात कर रहे हैं. व्हाट्सअप मतलब व्हेन समवन प्रिवेंट्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग, कोई काम करने से, या prevents someone from from happening something. तो साइंस ऑफ वंस लाइफ कोई चीज होने से रुक सकती है? नहीं. तो यहाँ पे ये तो रॉन्ग हो गया. राइट एवरीवन. नाउ नेक्स्ट इज एवरी इंस्टेंस गिव्स न्यू लर्निंग. ऑब्वियसली हर तरीके का एग्जाम्पल जो होता है वो आपको एक नई सीख देता है. ठीक है, सो ये भी सही है. तो आपने देखा कि सिर्फ ये नहीं है, बाकी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ आ रहे हैं. तो आंसर हमारे पास एक ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट 3. तो यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. तो मार्क सिंपली कर दूं ऑप्शन नंबर 5. क्लियर हो गया. इसी तरीके से सेंटेंस को समझना है, उसको रिलेट करना है एंड देन आगे कंटिन्यू करना है. नेक्स्ट इज द इनएबिलिटी टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. जो हमारे अंदर एक तो एबिलिटी होती है कि गलतियों से सीखना, लेकिन अगर हमारे अंदर ये क्षमता ही नहीं है कि हम गलती करके भी नहीं सीख रहे हैं. सो द इनएबिलिटी टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स सच एज पैसिव अग्रेशन, substance abuse and certain types of personality disorders. मतलब खूब ज्यादा एग्रेशन दिखाना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की किसी के सामने कुछ किसी के सामने कुछ ऐसा प्रिटेंड होना. ठीक है, सो उसको लेकर के यहाँ पे बात करें तो क्या है? किस लिए होता है मिस्टेक्स? इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंस्टेंस. किसी इंस्टेंस की प्रेजेंस की वजह से. बताओ, आपको ऐसा लगता है कि किसी इंस्टेंस की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है? इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस किसी चीज का उदाहरण है ना, कोई घटना की वजह से. नो. हैज बीन अ रीजन. लो, द इनएबिलिटी टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स हैज बीन अ रीजन. एक रीजन हो सकता है, कुछ कॉन्टेक्चुअली नहीं सही बैठा. इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग्स. फीलिंग्स, क्योंकि आगे ये फीलिंग्स ही है सारी, तो ऑब्वियसली प्राइमरी किसकी जिम्मेदार होती हैं? ऐसी फीलिंग्स की. एंड दे मे लाई एट द हार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. हमें हार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स भी तो हो सकती हैं. तो ये दोनों ही आपके क्या हैं? एप्रोप्रिएट है. तो मार्क कर देंगे बोथ 3 and 4. समझ आया? यस और नो? यस और नो? समझ आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट. एक्सप्रेसिंग एप्रिसिएशन. आप जब किसी को एडमायर करते हैं, है ना, किसी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो व्हेन यू एक्सप्रेस दिस, एक्सप्रेसिंग एप्रिसिएशन कैन वर्क वंडर्स. बहुत अच्छा काम करता है. नॉट ओनली, खाली किस लिए नहीं, बट ऑल्सो इन अदर्स, सब दूसरे में भी. नॉट ओनली इन द वन हु इज बीइंग अप्रिशिएटेड, not only in the one who is praiseworthy, not only in a specific individual, not only in the wanting to do good. सभी तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि खाली उसके लिए नहीं जिसकी प्रशंसा की जा रही है, बल्कि सभी के लिए. खाली उसके लिए नहीं जो प्रेजवर्दी, जो प्रशंसा के लायक है, बल्कि सभी के लिए. खाली एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, सभी के लिए बात हो रही. खाली उसके लिए नहीं जो अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए, हर किसी के लिए. तो ये चारों पॉइंट्स हो गए भाई, बहुत अच्छी बात है. अगेन ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर. इजी.
पढ़ के कभी कभी क्या होता है, बड़े सेंटेंसेस देख के हम घबरा जाते हैं, वी just try to leave those questions, but don't leave them, at least read once. ठीक है, और रीडिंग के लिए सबसे बेस्ट सेशन आप लोगों को पता है, आपका एडिटोरियल का सेशन सुबह 8 बजे आता है इसी चैनल पे। ठीक है, चलो, एन इंक्रीज इन पीपल illegally clearing land for agricultural activities, मतलब उन लोगों में बढ़ोतरी जो illegally क्या कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से, they are clearing land for agricultural activities, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए illegally वहां पे क्या कर रहे हैं, they are entering, are the reason for the surge in fires in the Amazon। और यही आपके जो कारण है, जो अमेजोन क्या है, बड़ा जंगल है, वहां पे जो आग लगने का सबसे बड़ा कारण है वो यही है, क्या है, ऑगमेंटिंग ऑफ लेजिटिमेट एक्टिविटीज, है ना। तो कहीं ना कहीं ऑगमेंटिंग मतलब बढ़ावा दे रही हैं जिस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से। नेग्लिजेंस टुवर्ड्स पेइंग हीड टू रूल्स, क्योंकि रूल्स को फॉलो नहीं किया। प्रूडेंट स्टेप्स टू अवॉइड अपहीवल, है ना, प्रूडेंट जैसे कोई चीज, केयरफुल स्टेप्स अगर लिए जाए तो चीजें गड़बड़ ना हो, अगर केयरफुल स्टेप्स लिए जाएं तो रीजन नहीं बनेगा, तो ये तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, पहले मैं बता दूं। ठीक, फिर लेजिटिमेट एक्टिविटीज मतलब इलीगल नहीं, लीगल एक्टिविटीज की बात करते हैं। अगर लीगल एक्टिविटीज करेंगे तो ये भी नहीं होगा, लेकिन अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, दैट इज अ डिक्रीज इन द एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स, जो एनवायरमेंटल रूल्स है उसमें डिक्रीमेंट आ जाए, उनको लागू ढंग से नहीं किया गया, तो उसके लिए तो 2 और 4 दोनों ही आ सकते हैं, तो मार्क क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 और 4। क्लियर एवरीबॉडी, बताओ, इजी था। नेक्स्ट, when entrepreneurs जो बिजनेसमैन होते हैं, the lessons learned from missteps can be valuable, जो आपने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए होंगे, मिसस्टेप्स ले लिए होंगे, उनसे जो आपने सीख ली वो काफी वैल्यूएबल हो सकती है, मेकिंग देम वाइजर एंड अल्टीमेटली अर्निंग देम मोर प्रॉफिट। तो गलतियों से जब आप सीखते हो तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी तो होता है ना, कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी तो होगा, हाँ या ना, बताओ, कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी होगा। सो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो देखते हैं क्या ऑप्शन करेक्ट है, टेक्स लोन्स एंड एडवांसेस है, जब लोन्स और एडवांसेस लेते हैं तो उससे लेसन मिलता है, या विजिट एट वेरियस साइट्स इन ऑर्डर टू रिलीज, अलग अलग साइट्स में जाते हैं और सक्सेस पाने के लिए, दे स्पेंड टाइम एंड मनी ट्राइंग टू अवॉइड फेलियर। अब बताओ, या बोथ 1 and 3, या फाइंड्स ऑरी रिजेम्बलेंस टू द पास्ट, और ये समथिंग इज स्ट्रेंज, ये वर्ड हमने पढ़ा हुआ है एडिटोरियल में, AWRY, अभी 4-5 दिन पहले। ठीक है, तो जब एंटरप्रेन्योर्स जो हैं दे ऑब्वियसली स्पेंड टाइम, अपना समय देते हैं, मनी खर्च करते हैं, जिससे कि फेलियर ना हो, सो द लेसन्स लर्न फ्रॉम मिस स्टेप्स कैन बी वैल्यूएबल। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लोन्स और एडवांसेस भी हो सकता था, टेक्स लोन्स और एडवांसेस अगर कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पे टेक होना चाहिए था, पहली चीज, एक ये गलती हो गई, इस वजह से नहीं हो रहा। ठीक, दूसरी फाइन्स, यहाँ पे वही गलती, सेम गलती यहाँ पे भी हो गई, इसलिए ये 1 और 5 भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सो हेंस द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर एवरीवन, मजेदार था। चलो नेक्स्ट, अब 31 से 35 क्या है, the following questions consist of a related pair of words, related pairing of words, this question, you know, it's totally full of fun, right? 5 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, तो आपको वो पेयर चूज करना है जो बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा सिमिलर रिलेशनशिप जो ओरिजिनल पेयर ऑफ वर्ड्स में शो की गई है, सिमिलर रिलेशनशिप है। अगर दोनों सिनोनिम है तो नीचे भी सिमिलर आपको ऑप्शन चूज करना होगा, अगर ऊपर सिनोनिम एंटोनिम का रिलेशन है तो नीचे सिनोनिम एंटोनिम का रिलेशन ढूंढना होगा, और अगर सेम है तो वही चीज हो गई, बात वही आती है, स्लैप स्टिक और लाफ्टर। तो चलो, स्लैप स्टिक्स का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, लाफ्टर, मतलब आप अगर कोई एक्साइटमेंट है, कोई एंजॉयमेंट का माहौल है तो आप हंसते हो, है ना। रैंसिड और रैशनल, रैंसिड मतलब क्या होता है, व्हेन समथिंग इज स्मेलिंग और टेस्टिंग यू नो अनप्लीजेंट, है ना, समथिंग इज अनप्लीजेंट, और ये क्या है, रैशनल, रैशनल समथिंग इज लॉजिकल। तो देखो यहाँ पे कोई चीज किसी का कारण बन रही है ना, तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, किसी चीज का रिजल्ट आ रहा है, कि स्लैप स्टिक का रिजल्ट क्या है, लाफ्टर, तो ये तो रिजल्ट है नहीं। फरियर और रैम्बंक्शंस, ठीक है, रैम्बंक्शंस का मतलब क्या होता है, अगर फरियर की बात करें, अ पर्सन हु प्रिपेयर्स डील्स इन फर्स, जो फर में डील करे,
डील्स इन फर्स। और रैम्बंक्शंस क्या होता है? रैम्बंक्शंस इज दैट इज एक्सिबरेंट या बॉइस्ट्रस, जो बहुत ज्यादा बॉइस्ट्रस होता है, चीखने चिल्लाने वाला या फ्रेंडशिप वाला। तो बताओ, फर में डील कर रहे हैं और ये बॉइस्ट्रस हो जाए, ये भी एकदम अलग हो गया इससे। और मिमिक्री अगर कोई करता है तो क्या कोई टीयर्स में आता है, कोई आंसू आते हैं? मिमिक्री मतलब किसी की नकल उतारना, इमिटेट करना किसी को, और उसका आंसर हो जाता है टीयर्स। तो ये भी नहीं मैच हो रहा है। सटायर और एंगर, एंगर मतलब होता है गुस्सा। सटायर इज द यूज ऑफ ह्यूमर, जहां पे आप ह्यूमर का यूज करते हैं। हॉरर, पैनिक, ऑब्वियसली जब डर लगता है तो आप पैनिक भी होते हो, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, क्या करे क्या करे। तो ये रीजन नहीं मिल रहा है इससे, स्लैपस्टिक से ये, तो ये बिल्कुल करेक्टली मैच हो रहा है, इसका रिजल्ट एकदम मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के लिए बात की गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़े आगे। समझ में आया रिलेशन? इसी तरीके से आपको आगे भी करना था। नाउ फेरल और टेम, व्हेन वी टॉक अबाउट फेरल, फेरल और टेम बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये एक दूसरे के एंटोनिम है। ठीक है, दे आर एंटोनिम्स। किसके एंटोनिम्स हैं देखते हैं, लेकिन एंटोनिम्स जानने से पहले आपको टेम का मतलब तो पता होगा, लेकिन फेरल का मतलब क्या होता है बताओ? दैट इज व्हेन यू आर इन अ वेरी वाइल्ड स्टेट। ठीक है, स्पेशली आफ्टर यू एस्केप फ्रॉम कैप्टिविटी और डोमेस्टिकेशन, है ना, आप जब कहीं से भाग लेते हो, है ना, ये वाइल्ड स्टेट होती है, बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन आपकी होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? फेरल। ठीक है, तो अगर हम बोले यहाँ पे फेरल और टेम एंटोनिम किसके हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। तो फेलेसी की जब हम बात करते हैं, दैट इज अ मिस्टेकन बिलीफ, जो धोखे में आप जी रहे हो, है ना, जो अनसाउंड आर्ग्यूमेंट्स हैं, है ना, तो ये क्या है? मिस्टेकन बिलीफ होते हैं। डिसमे यू ऑल नो, यानी कि दैट इज अ कंसर्न और डिस्ट्रेस, राइट? रेपिटेटिव, बार बार रिपीट करना, और रेकरेंट मतलब क्या होता है? दैट इज रिपीटिंग। तो ये तो सिनोनिम हो गए, ये एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, ये भी नहीं मिल रहा, ये तो एंटोनिम का ही पेयर है, तो हमें एंटोनिम का ही पेयर चाहिए होगा। नेटलसम या अनोइंग, अनोइंग इज समथिंग फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए, इरिटेट हो जाए, और नेटलसम भी वही होता है, ये भी एक दूसरे के सिनोनिम ही है। रेपेंटेंट या ऑनरेबल, ऑनरेबल यानी कि रिस्पेक्टफुल। सिंसियर, रिग्रेट, अब यहाँ पे रेपेंटेंट क्या है? सिंसियर रिग्रेट, तो वही चीज हो गई। लेकिन अगर इमॉर्टल या एफिमरल बोलेंगे तो क्या ये इसी के हैं एंटोनिम्स? बताइए, एफिमरल या इमॉर्टल, जो बहुत कम समय के लिए चीजें होती हैं, है ना, और इमॉर्टल भी उसी को ही हम बोलते हैं, इमॉर्टल भी हम उसको ही बोलते हैं जो चीज बहुत कम समय के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जो दैट कंटिन्यू यू नो इवन आफ्टर द डेथ, तो ये एक दूसरे के क्या हैं? ये भी एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। सो ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज स्पाई। स्पाई तो जानते हैं ना, जासूस। स्पाई क्या होते हैं? जो जासूस होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पाई। ठीक है, और अगर हम क्लैंडस्टाइन देखें, देखो ये क्लैंडस्टाइन वर्ड हमने कई बार पढ़ाया है, व्हेन समथिंग इज केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटली, छुप छुपा करके काम करना इस क्लैंडस्टाइन। ठीक है, क्लैंडस्टाइन हम उसी को बोलते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या होगा, क्योंकि स्पाई क्या काम करता है? छुप छुपा के काम करता है, तो ये स्पाई का वर्क है, ये स्पाई का काम है, वैसे यहाँ पे होना चाहिए। अब अकाउंटेंट क्या करता है? मेटिकुलस करता है, बताओ, अकाउंटेंट मेटिकुलस करता है, कौन बताएगा? एग्जैक्टली exactly, बहुत ही केयरफुली चीजों को नोटिस करना, वेरी केयरफुल पर्सन जो होता है ना, तो अकाउंटेंट बहुत प्रिसाइज मैनर में चीजों को अकाउंट्स में रखता है, जैसे कैश हैंडलिंग है, कोई भी चीज है, तो उसके लिए ये परफेक्ट पेयर हो गया। अकाउंटेंट क्या है? बहुत केयरफुल होता है। जेनर और मिस्ट्री, अगर हम जेनर और मिस्ट्री की बात करेंगे तो ये इससे एकदम अलग हो जाएगा। वही मिस्ट्री यानी कि आप बोल सकते हो कि कोई चीज सस्पेंस में है। लॉयर यानी कि लॉयर का काम क्या है? आयरनिक, आयरनिक क्या होता है? दैट इज यूजिंग, दैट इज यूज्ड बाय आयरनी, तो ये तो इसका काम नहीं है। शेफर्ड क्या करता है? गैरुलस, शेफर्ड तो चरवाहा होता है ना,
तो गैरुलस कैसे हो सकता है? एस्ट्रोनॉट ऑप्युलेंट होता है। ऑप्युलेंट मतलब क्या होता है? दैट इज लग्जूरियस। तो एस्ट्रोनॉट लग्जूरियस काम थोड़ी ना करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इजी था ये वाला। नेक्स्ट, डर्ज और फ्यूनरल। सो डर्ज क्या है? एक तरीके का सॉन्ग है जो फ्यूनरल के टाइम पे इट इज यूज किया जाता है, ठीक है, उसी के लिए हम बोलते हैं। तो डर्ज इज अ सॉन्ग यूज्ड इन अ फ्यूनरल, ठीक है। अब देखो, कंफ्यूजन से हमें होता है पेनेंस। पेनेंस क्या होता है? सम काइंड ऑफ पनिशमेंट, है ना, पनिशमेंट होता है। तो ये तो अगर कंफ्यूजन है तो क्या पनिशमेंट होगा कंफ्यूजन के टाइम पे? नो। बेल, चर्च, चर्च में बेल बज रही है, नो, नो कनेक्शन। जिंगल और कंसर्टो, तो जब हम जिंगल की बात करेंगे, जिंगल बेल जैसे नहीं होता है, तो ये सॉन्ग है। और कंसर्टो क्या है? एक म्यूजिकल कंपोजिशन है सोलो इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, तो ये भी नहीं बन रहा। हाइम मतलब क्या ना, हाइमिंग रिलीजियस सेरेमनी में जैसे शहनाइयां बजती हैं, सारी चीजें, तो वैसे ये दुख का कारण है बाई फ्यूनरल, किसी की मृत्यु और ये सेरेमनी। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आउटरेजियस आप सभी जानते हैं, जहां पे रिएक्शन ऑफ एंगर होता है, और कंसिडर इससे मैच नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट पेयर। नेक्स्ट, अम्ब्रेज और ऑफेंस। ऑफेंस यू ऑल नो, देखो एक वर्ड तो जानते होंगे, ऑफेंस यानी कि क्राइम, और ये एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। अब चेन और लेटर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, देख लो, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। इन्फिनिटी और मीनिंग, किसी चीज का अर्थ और किसी चीज की इन्फिनिटी, नो। डेकोरम, डेकोरम और डेकोरेशन, डेकोरम मेंटेन करना मतलब एक रूल्स ओबे करके रहना, और डेकोरेशन मतलब सजावट, कोई वो नहीं है। इलेशन और जुबिलेंस, अगर हम इलेशन और जुबिलेंस की बात करेंगे तो क्या होता है बताओ, कौन बताएगा? अगर हम इलेशन बोलते हैं यानी किसी तरीके का एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, उत्साह, है ना, और जुबिलेंस भी वही होता है। तो ये करेक्ट पेयर बन रहा है अकॉर्डिंग टू एक क्राइम और उसका जस्ट अपोजिट उत्साह, एक्साइटमेंट, जॉय, हैप्पीनेस। तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? ओके, चलो नेक्स्ट। 36 से 40 तक क्वेश्चन जो है, अ सेंटेंस हैज बीन रिटन इन 3 डिफरेंट वेज। एक सेंटेंस को 3 अलग अलग तरीकों से लिखा गया है। Now you have to choose the options which substitute the sentence both grammatically और contextually. कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट कर सकता है? चलिए देखते हैं। तो सेंटेंस ये है, लाइफ इज नॉट अ रैंडम आउटकम ऑफ कॉन्जुगेशन, है ना, लाइफ किसका रिजल्ट नहीं है? कोई भी तरीके का रैंडम आउटकम नहीं है, ठीक है, रैंडम आउटकम नहीं है, किस चीज का? ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है बताइए? दैट इज ब्रोकन of gametes, but there is a grand design and a purpose of existence behind all manifestations of life. हर लाइफ के फेज के लिए। अब इसको 3 तरीके से लिखा गया है, तो ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली कौन सा करेक्ट है ये देखना है। यहाँ पे बात की गई है कॉन्जुगेशन ऑफ गैमेट्स की, है ना। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये फ्यूजन होता है एक, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। देयर इज अ ग्रैंड डिजाइन एंड अ पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस बिहाइंड ऑल द मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इंस्टेड ऑफ बी इट बीइंग अ रैंडम आउटकम ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। जो गैमेट्स हैं उसके लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो गैमेट्स का मतलब आपको समझ में आया क्या होता है? एक्चुअली ये सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं जहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो लाइफ उसी से रिलेट कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा पूरा का पूरा मैच हो रहा है कि इट इज नॉट अ रैंडम, है ना, ऑफ इट बीइंग आउटकम ऑफ, तो ये कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली सही जा रहा है। नेक्स्ट, अ रैंडम आउटकम ऑफ इज द ग्रैंड डिजाइन। अब ये बताएं जो रैंडम आउटकम है वो उसका ग्रैंड डिजाइन और पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है, अलग जा रहा है। लाइफ इज अ ग्रैंड डिजाइन एंड अ पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, बोल रहे लाइफ क्या है? एक ग्रैंड डिजाइन है, जबकि मैंने जो लाइफ के मैनिफेस्टेशन है वो एक ग्रैंड डिजाइन है, तो एकदम अलग ही बात कर दी। तो यहाँ पे सिर्फ ए है जो करेक्टली लिखा हुआ है, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओनली ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन विद वेल डेवलप्ड इंटेलेक्ट, जो पर्सन एकदम बढ़िया से बुद्धिमान इंटेलेक्ट होता है, बिहेव्स मोर रैशनली,
बहुत लॉजिकली बिहेव करता है कंपेयर टू अ पर्सन हु इज फीलिंग डिसओरिएंटेड। मतलब उस पर्सन से अगर कंपैरिजन किया जाए कि जो एकदम हताश है, निराश है। समझ गए? चलो देखो, द बिहेवियर ऑफ अ डिसओरिएंटेड पर्सन इज मच मोर रैशनल देन दैट ऑफ अ पर्सन विद वेल डेवलप्ड इंटेलेक्ट। भैया यहाँ पे तो कहानी ही पलट दी, उल्टा लिख दिया इसका। When a person who is feeling disoriented, a person with developed intellect behaves rationally। क्या बी हो सकता है? तो बी में कह रहे हैं, एक है कि जब पर्सन डिसओरिएंटेड फील करता है तो पर्सन जो डेवलप्ड इंटेलेक्ट करता है बिहेव्स रैशनली। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर नहीं है। सो कंपैरिजन क्योंकि हो रहा है, तो कंपेयरिंग टू अ डिसओरिएंटेड पर्सन, अगर डिसओरिएंटेड पर्सन से कंपेयर किया जाए, जो पर्सन हैविंग अ वेल डेवलप्ड इंटेलेक्ट बिहेव्स मोर रैशनली। सिर्फ सी है जो करेक्टली इसको डिफाइन कर रहा है, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 5 ओनली सी। गॉट इट? चलो नेक्स्ट। व्हेन एनलाइटेंड टू द ट्रूथ ऑफ वननेस, जब आपको एक वननेस का ज्ञान हो जाता है, ठीक है, कहते हैं ना वननेस का जब आपको ज्ञान हो जाता है इन द कोर ऑफ आवर पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी में, वो कहते नहीं कि ज्यादा लोगों के चक्कर में मत पड़ो। ऑल सुपरफिशियल डिफरेंसेस फॉल अपार्ट, जितने भी हमारे आसपास आर्टिफिशियल चीजें हैं वो हमसे दूर हो जाती है। एंड द वर्ल्ड बिकम्स अ प्लेस ऑफ एब्सोल्यूट हैप्पीनेस फॉर ऑल, और दुनिया पूरी हमें अच्छी लगने लगती है। So the world becomes a place of absolute happiness for all as a result of one's enlightenment of the truth of oneness। जब हम oneness की सच्चाई से अवगत होते हैं, we are enlightened in the अपनी personality में, due to which all superficial differences fall apart। Same चीज लिखी हुई है, all superficial differences fall apart when one is enlightened to the truth of oneness in the core of one's personality। करेक्ट है? वाइल गेटिंग, अब ये देखो वाइल मतलब क्या होता है? एट द सेम टाइम। यहाँ पे जो ये कंजंक्शन यूज हो गया ना, यहीं से गड़बड़ हो गई कि वाइल गेटिंग एनलाइटेड, क्या आप वननेस के ट्रुथ से अवगत हो ही रहे होते हैं, उसी समय वर्ल्ड बिकम्स अ प्लेस ऑफ एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। सो द करेक्ट जो इसको ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली है, दैट इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, सोसाइटी एनफोर्स द रूल। सोसाइटी किस बात पे, किस रूल पे ज्यादा एनफोर्स करती है? दैट वी ऑल हैव टू अर्न अ लिविंग, हमें अपनी लिविंग तो अर्न करनी पड़ती है। विच ज्वाइंस विद द नेचुरल डिजायर टू हैव अ फैमिली, जो कहीं ना कहीं हमें एक नेचुरल डिजायर होती है कि हमारे पास फैमिली हो, तो उसके लिए आपको अर्निंग करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, द नेचुरल डिजायर टू हैव अ फैमिली इज अकम्पनीड बाय द रूल ऑफ सोसाइटी। Obviously, it is accompanied by, we all have to earn a living which joins with the natural desire to have a family। Obviously, correct है, सेम चीज लिखी हुई है। The rule that we all have to earn a living, जो ये रूल है कि हमें अपनी लिविंग अर्न करनी है, वो किसके द्वारा इन्फोर्स है? बाय द सोसाइटी विच इज ज्वाइंड बाय द नेचुरल, जो जुड़ी हुई है नेचुरल डिजायर से, टू हैव अ फैमिली। तीनों ही करेक्ट है, मार्क कर देंगे ऑल ए बी सी, करेक्टली डिफाइंड है। नेक्स्ट, नाउ अब द क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज कूलिंग, क्रिप्टो करेंसी मार्केट अब डाउन हो रही, कूलिंग मतलब डाउन हो रही है। एंड रेगुलेटर्स एंड स्टेक होल्डर्स आर बिगिनिंग टू टाइटन दी स्क्रूज, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो बिगिनिंग स्टेक होल्डर्स क्या शुरू कर रहे हैं? स्क्रू टाइट कर रहे हैं इन अ बेड टू सेपरेट द वीट फ्रॉम द शैफ, वीट को अलग करने के लिए शैफ से। तो यहाँ पे डिस्पाइट, क्योंकि ये बिड चल रही है, उसके बावजूद कि डिस्पाइट अ बिड टू सेपरेट, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, पहले देख लो फिर आंसर करेंगे। ठीक है, नाउ द क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज कूलिंग डू इन अ बिड, बिड में कूलिंग थ्रू हो रही है टू सेपरेट द वीट, वीट को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द शेफ। रेगुलेटर्स एंड स्टेक होल्डर आर बिगिनिंग टू टाइटन द स्क्रूज। कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहे हैं? इन अ बिड टू सेपरेट वीट, ठीक है, टू सेपरेट द वीट फ्रॉम द शेफ, जो रेगुलेटर्स और स्टेक होल्डर्स है, दे आर बिगिनिंग टू टाइटन। जबकि यहाँ पे ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्योंकि डाउन हो रही, इसलिए वो लोग दे आर स्टार्टिंग टू टाइटन द स्क्रूज टू बिड, राइट? तो ये तो नहीं है। tightening of the screws in a bid to separate the wheat from the chaff has begun, कैसे शुरू हुआ? by regulators and stakeholders as the क्योंकि as the cryptocurrency market is cooling, in a bid to separate the wheat from the chaff, regulators and stakeholders after the cooling of cryptocurrency market, ये भी आपका सही है। so answer would be both B and C, जो कि grammatically correct है। got it everyone? now moving further with 41 to 44 question। इसमें देखो क्या है, in the following passage there are blanks each of which has been numbered, these numbers are given below the passage and against each 5 words have been suggested। समझ में आ गया होगा कि क्लोज टेस्ट है, सीधी सी बात है। चलो रीड आउट करते हैं। रियलाइजिंग द पाइल अप ऑफ, पाइल अप मतलब एकदम कंबाइन करना, ये रियलाइज करना ऑफ फूड वेयर मिलियंस गो टू बेड ऑन एम्प्टी स्टोमक, जहां पे मिलियंस लोग
खाली पेट सो रहे हैं इन द कंट्री, द यूएन हैज अनाउंस्ड, यूएन ने ये अनाउंस किया, द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की जो थीम है, इन सब चीजों को देखते हुए यूएन ने अनाउंस किया उस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को, थिंक ईट और सेव। क्या नाम दिया वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को? थिंक ईट और सेव, टू रेज अवेयरनेस अबाउट दिस एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम। किस चीज को? इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो एनवायरमेंटल और सोशल प्रॉब्लम्स है। द इवेंट ऑल्सो वॉन्ट्स टू इंडिविजुअल्स टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस। तो ये जो इवेंट रखा गया, ये इस बात पे भी प्रकाश डालता है कि वो लोग इंडिविजुअल जो हैं वो उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लें इन द डेली फूड चॉइसेस। जो डेली हमारे खान पान का तरीका है ना, उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान दें। वर्ल्ड ओवर मोर देन 20,000 चिल्ड्रन, पूरी दुनिया में अगर देखें मोर देन 20,000 से ज्यादा बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, दे डाई ऑफ मैल न्यूट्रिशन एवरी डे। मतलब दे डाई विद स्टार्विंग, है ना, देयर इज हंगर, जहां पे भुखमरी से मर रहे हैं। वेयर एज द ग्लोबल रिपोर्ट्स, अगर ग्लोबल रिपोर्ट की बात करें, दे हैव पुट द फूड वेटेज एट 30 to 50% फ्रॉम द फार्म्स टू आवर प्लेट्स। हम प्लेट में खाना बचा के फेंक देते हैं, शादियों में जाते फेंक देते हैं। तो वही बताया गया कि थिंक ईट एंड सेव, यही नाम दिया। तो वाइल एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वुड रिक्वायर मोर फूड, क्योंकि इतनी ज्यादा बढ़ती जनसंख्या है, ऑब्वियसली ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी। वी कैन नॉट थिंक ऑफ वेज टू प्रोड्यूस इट विद द टेक्नोलॉजी एट आर डिस्पोजेबल टुडे एज द लैंड अवेलेबल। हम इस बेसिस पे नहीं, टेक्नोलॉजी पे नहीं चल सकते कि हम और उपजाऊ या उत्पादन करेंगे, बल्कि जो बर्बाद कर रहे हैं उसको तो छोड़ो। सो दैट इज लिमिटेड। सो दस इन अ मैटर ऑफ 70 ईयर्स, अगर 70 सालों का एक रिव्यू देखें, इट वुड बी अ सैचुरेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज टू फिल आवर स्टमक्स। हमारे पेट को भरने के लिए कहीं ना कहीं सारी चीजें कम ही पड़ जाएंगी। सो पेंटिंग द ग्रिम पिक्चर, द साइंटिस्ट वॉर्न दैट, इस ग्रिम पिक्चर को सामने रखते हुए साइंटिस्ट ने इस चीज पे वॉर्न किया दैट फार्म हैड ऑलरेडी रीच्ड प्लेट्यू ड्यू टू द केमिकल अब्यूज ऑफ सॉइल। क्योंकि इस मिट्टी में अब कहीं ना कहीं केमिकल्स मिलाए जाते हैं कि जल्दी उत्पादन हो जाए, तो जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने वार्न भी किया जो भी फार्म प्रोडक्शन के हैं लोग, कि भाई अब वो अपने एकदम पीक पे पहुंच चुका है, अब इसको आप यहीं पे रोक दीजिए। सो दे आर 4 ब्लैंक्स यू कैन सी, अब इनको फिल करना है। सो व्हाट इज रियलाइजिंग द पाइल अप ऑफ फूड? तो रियलाइजिंग द पाइल अप ऑफ वेस्टेड फूड, स्टेल फूड, ग्रीव फूड, या मार्केटेड फूड, या स्टोर्ड फूड। तो ऑब्वियसली किन चीजों की बात करें, तो वेस्ट खाना हो रहा है यहाँ पे, पूरा वेस्टेज ऑफ फूड जो कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और स्टेल फूड क्या होता है? जो फ्रेश नहीं होता। तो यहाँ पे वेस्टेड फूड की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इवेंट ऑल्सो वांट्स, और ये जो इवेंट है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का, थिंक ईट एंड सेव, वो क्या करता है? वांट्स टू रिवाइटलाइज, स्ट्रेंथन, रिकमेंड, या अपडेट, या एनकरेज। इसका मोटिव क्या है? ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स को एनकरेज करना टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन इन देयर डेली फूड चॉइसेस। नेक्स्ट, क्योंकि ये एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है तो ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और उतनी लैंड हमारे पास है ही नहीं। अगर सारी लैंड हटा ही दोगे तो क्या होगा? सो जो लैंड अवेलेबल है किसके लिए? फार्मिंग, लिविंग, कल्चर, ग्रेजिंग, या वर्किंग। तो ग्रेज तो करेंगे नहीं, वो तो चरवाही होती है। तो फार्मिंग के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो फार्मिंग इज लिमिटेड। नेक्स्ट, पेंटिंग, इस ग्रिम पिक्चर को पेंट करते हुए, देखते हुए जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने वॉर्न किया किसको? फार्म प्रोडक्शन की बात की थी ना, तो एबंडेंस मतलब समथिंग इज प्लेंटी, प्लथोरा, कोई चीज जो बहुत ज्यादा मात्रा में है। ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी की ही बात करेंगे, ठीक है। गेन बेनिफिट तो होगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होगा नहीं, फ्रूटफुलनेस, यू ऑल नो दैट इज यूजफुलनेस। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? फार्म प्रोडक्टिविटी जो है उसको कहीं ना कहीं वॉर्न किया है कि भैया इट हैज ऑलरेडी रीच्ड प्लेटू। ठीक है, समझ आया? करेक्ट, क्लियर एवरीवन? चलो भाई नेक्स्ट, 45 से 50 तक के क्वेश्चंस। पैसेज पढ़ना है, थोड़ा सा बड़ा पैसेज है, मैं इसका जस्ट बताऊंगी और फिर आंसर करेंगे। सो जब इस तरीके के बड़े पैसेज आते हैं जहां पर आपको क्या करना होता है, बस इसको एक क्वेश्चन के थ्रू रीड करना है। तो आज हम आपको पहले क्वेश्चन फिर पैसेज पे आएंगे। अभी तक हम पैसेज पहले रीड करते थे, तो ये प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। मत पढ़ो इसको, सीधे आओ क्वेश्चन में। क्या लिखा है? बीपीओज एंड केपीओज इन इंडिया, जो बीपीओ और केपीओ है भारत में, एम्प्लॉय मोस्ट पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, किन लोगों को, किन कैटेगरी के लोगों को
काम देते हैं, टीनेजर्स, हाउसवाइफ, यंगस्टर्स या रिटायर्ड पीपल। सीधे बीपीओज और केपीओज की बात करूं तो बीपीओज और केपीओज देखो हमें यहां से दिख रहा है, तो हम इसको यहां से पढ़ लेते हैं एक बार, इसके एक दो लाइन ऊपर। इंडियन आईटी जायंट्स कंपनीज, जो इंडियन आईटी जायंट कंपनीज हैं जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस एंड मेनी मोर आर डेवलपिंग देयर आर&डी कैपेबिलिटीज, आर&डी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं एंड एक्सपैंडिंग, और बढ़ा रहे हैं वेल बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल वेंडर रोल्स टू एमर्ज, बढ़ने के लिए आगे और इवॉल्व फ्रॉम बीपीओस, बीपीओस यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और टू केपीओस, दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट? नाउ इफ यू कैन सी इन द सेंटेंस, दिस रिफ्लेक्ट्स अ shift in the kind of skill sets required by the industry. A vast domestic market and the availability of low cost, highly skilled workers along with general economic growth have given a boost to BPO और KPO industries. ठीक है, so यहाँ पे therefore BPOs and KPOs will play an important role in employing India's youth in the coming years. मिल गया आंसर आसानी से, इतना हमें पढ़ना पड़ा। और जब आप एग्जाम में रीड करोगे ना तो आप बहुत जल्दी रीड कर लोगे, अभी मैं समझा रही हूँ इसलिए मैं यहाँ तक आई ताकि ऊपर की लाइनें भी पढ़ लो, कंफ्यूजन हो। तो किसको कर रहा है? यंगस्टर्स यानी कि यूथ को, तो यंगस्टर्स, ऑप्शन नंबर 3 सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम बचा हमारा। नाउ व्हाई डू द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द बीपीओ सेक्टर रिमेन अनसेटिस्फाइड? जो बीपीओ सेक्टर में एम्प्लॉयज काम करते हैं वो अनसेटिस्फाइड क्यों है? चलो पीछे आ जाओ सीधे सीधे। अब क्योंकि यूथ को कर रहे हैं, ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो क्यों डिससेटिस्फाइड है, इसके लिए हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। There are some challenges typical to the BPO sector which needs to be checked in order to ensure that the country gets its share of its overseas. जो biggest challenge आता है is the highest rate of attrition. जो biggest challenge आता है वो किस चीज का आ रहा है? Highest rate of attrition. Now what is this attrition? It is the process of that something is reduction, है ना, reduce हो रही है। The average call center employee in an Indian BPO is between, जो एवरेज अगर बीपीओ कॉल सेंटर की बात करोगे ना तो जो एज है वो 21 से 30 साल के बीच के लोग ही काम कर रहे हैं। मैनी बीपीओ टारगेट फ्रेश ग्रेजुएट, बहुत सारे बीपीओ टारगेट करते हैं जो फ्रेश अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं, वो आर मोस्ट लाइकली टू ज्वाइन because of high pay packages and perks like pickup and drop facilities, tie up with premium education for part-time management degrees and lucrative incentives for performing well. So job loyalty is minimal, लेकिन जो job loyalty है वो बहुत कम है at this age group, इस age group में, and this young workforce is split for choices with competitors always trying to lure them with better salaries and incentives. So the average internship rate in a voice-based BPO is around 22%. ठीक है, but also by affecting the quality of service due to the lack of experienced workforce, BPOs still offer the highest pay packages at entry levels. BPO जो है ना, आपने में से कई लोगों ने कभी काम भी किया होगा कि बीपीओ सेक्टर जो है ना वो कहीं ना कहीं ऑफर करता है हाई पैकेजेस, बल्कि आप एंट्री लेवल पे भी होते हो अगर अदर इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में देखा जाए, एंड येट इट इज एन ऑनगोइंग स्ट्रगल फॉर कंपनीज। कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है टू फाइंड वेज टू एड्रेस एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन। मतलब ये तरीके ढूंढने के लिए, ये चीजें सोचने के लिए कि एम्प्लॉय किस बात से एक्चुअल में डिससेटिस्फाई है, दैट कम्स फ्रॉम डूइंग मोनोटोनस वर्क। लेकिन उसमें बहुत मोनोटोनस वर्क रहता है, एक जैसा काम रहता है, लो मोरल होता है, दैट इज कॉज्ड बाय ओकेजनल इंटरेक्शंस विद फॉरेन कस्टमर। जो वॉइस बेस्ड प्रोसेस होता है ना, फॉरेन कस्टमर से आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, या और दी हेल्थ प्रॉब्लम दैट अराइज फ्रॉम वर्किंग इन शिफ्ट, क्योंकि जो ऐसी शिफ्ट होती है उसमें काम करने की वजह से, तो ये होता है आपका एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन कैसे हुआ, समझ में आया? चलो आंसर करो। They develop health problems due to working in shifts, little scope for promotion, their work remains full of monotony, they have low morale. तो हमें ऐसा लगता है कि ए सी डी, क्या 3 ऐसे पॉइंट है या सभी पॉइंट है, बताओ। लेकिन अगर आप सिर्फ देखोगे तो उनका लो मोरल उनका नहीं होता है, एक्चुअली मोनोटोनस वर्क और हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से, जो शिफ्ट की वजह से प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से। तो मार्क कर देंगे ओनली ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, हाउ कैन द वर्कफोर्स ऑफ बीपीओ इंडस्ट्री बी मोटिवेटेड टू टेक अप लीडरशिप रोल्स इन द फ्यूचर्स? बीपीओ इंडस्ट्री को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है कि वो फ्यूचर में लीडरशिप रोल्स कर सके? चलो भैया, लीडरशिप रोल्स की अगर बात कर रहे हैं
बीपीओ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके लिए यहीं से हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये चैलेंज आ रहा है कैंडिडेट्स का, ठीक है। फिर यहां से पढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट द कंपनी नीड्स टू एक्सपोज देम टू वोकेशनल ट्रेनिंग टू प्रिपेयर देम फॉर द जॉब। वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं कि जॉब के लिए वो प्रिपेयर हो जाए, विच मे बी पॉसिबल फॉर द बिगर ऑर्गेनाइजेशंस बट मे नॉट बी सो फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस। जिनमें फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही होती है वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग करें। कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती है दे फोकस ऑन डेवलपिंग स्किल्स, कुछ डेवलपिंग स्किल्स पे फोकस करती हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश विच आर डेफिनेटली, जो कि बहुत ज्यादा क्रुशियल भी होता है। एंड फेल टू एड्रेस इश्यूज लाइक मोटिवेशन एंड लीडरशिप, इस पे नहीं ध्यान दे पाते हैं। ऑफ्टन दी ट्रेडिशनल ट्रेनिंग इन पार्ट्स, तो ये ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। फिर ये लेट्स नॉट फॉरगेट दैट बीपीओज यूजुअली वर्क ऑड आवर्स। ऑब्वियसली ये भूलने की हमें जरूरत नहीं है कि जो बीपीओ है वो यूजुअली ऑड आवर्स, मतलब टाइमिंग ऐसी होती है ना कि रात का शिफ्ट टाइमिंग जो होती है वो अलग होती है। देन मोटिवेशनल ट्रेनिंग जो होती है वो इसलिए जरूरी हो जाती है टू कीप देम इंस्पायर्ड एंड कैन हेल्प अ ग्रेट डील in checking attrition which is a key issue for this sector. So before designing any training module, किसी training module को डिजाइन करने से पहले what required is in depth research to understand the requirements of that particular industry. उस particular industry की requirements को समझना depth में and work on improving those, and that is how each of our modules is designed, keeping in mind the unique requirements of the BPO industry. And also leadership development is a key area focused upon such training to help, किस लिए होता है, build a workforce that can perform in future leadership roles with time. अच्छे leadership roles में काम कर सके। तो क्या चीज है workforce? Should be made to observe the behavior, develop such capability, should give tips to their juniors, or development program should be undertaken. Obviously ये सभी तरीके हैं जो लीडरशिप रोल्स में काम आते हैं। नेक्स्ट, व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर बीपीओ कंपनीज टू फाइंड एम्प्लॉयबल कैंडिडेट्स इन इंडिया? ये अभी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि क्यों एम्प्लॉयबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते, क्योंकि लोगों को इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है कि प्रोसेस ऐसी कंपनीज में चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। यहां तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यही कहीं पे आपका एक लिखा होगा कि कैसे लोगों को पता नहीं चलता कि भाई जॉब ही नहीं है, लोग अवेयर ही नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके की चीज ये है कि आप इसको जब पढ़ोगे फर्स्ट पैराग्राफ में तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल चीजें लिखी हुई हैं, बीपीओ सेक्टर इज पीपल रिक्रूटिंग। तो ये देखो यहाँ से पढ़ते हैं, कन्वेंशनल ट्रेनिंग ऑफन फेल्स टू कीप ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस और मॉनिटर इफ व्हाट द ट्रेनीज आर एक्चुअली अप्लाइंग व्हाट दे लर्न। मतलब जो उनके साथ ट्रेनिंग हो रही है वो उन्होंने क्या सीखा, इस पर अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, एंड एक्चुअली देखो ये आपका जो पूरा का पूरा पैसेज है दैट इज रिलेटेड टू बीपीओ सेक्टर, वहां पे कैसे काम होता है, क्या ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में बात की गई है। सो देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर द बीपीओ सेक्टर इज पीपल रिक्रूटिंग, मोटिवेटिंग, रिकॉग्नाइजिंग, रिवर्टिंग एंड डेवलपिंग देम। पीपल आर द ओनली सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडर्स एज वेल एज बायर्स। ठीक है, सो उनके लिए क्या जरूरी होता है कि जो भी चीजें वो जिनको रिक्रूट कर रहे हैं वो क्या इंफॉर्मेशन मिले, नहीं, बिकॉज मेनी पीपल possesses नॉलेज ऑफ इंग्लिश बट हैव लिमिटेड नॉलेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन और लैंग्वेज इटसेल्फ, इसलिए उनको एम्प्लॉयबल कैंडिडेट्स में डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन डिस्कस्ड इन द पैसेज। देखो वोकेशनल ट्रेनिंग, ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग और ये हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोई नहीं देखी कि जॉब भी आपकी चल रही हो और ट्रेनिंग भी आपकी चल रही हो, क्या ऐसा आपने देखा? नहीं, तो सिर्फ यही वाला है, तो ओनली बी वुड बी द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट, हाउ इज मोटिवेशनल ट्रेनिंग सिग्निफिकेंट इन कंट्रोलिंग एट्रिशन रेट? मोटिवेशन भाई लोगों को इंस्पायर्ड रखता है, यही चीज यहाँ पे बताई गई। तो जब इंस्पायर्ड रखता है तो इट कीप्स देम, देखो पहले ही लाइन लिखी हुई है, इंस्पायर्ड एंड डज नॉट लेट द मोनोटनी ऑफ देयर वर्क ओवरपावर देम, राइट एवरीवन। सो इन दिस वे यू कैन सी, आज हमने क्योंकि पहले क्वेश्चन और बाद में पैसेज किया तो ये भी आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप लोग अगर इसको इस तरीके से ही मेरे साथ जुड़ करके इसको करेंगे सॉल्व, सो इसी तरीके से आप मिलेंगे हम नेक्स्ट एसटी के सॉल्यूशन के साथ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।